चलिए पिछले लेक्चर में हमने रीअरेंजमेंट की कैरेक्टर्स देखे थे, तो उसमें लास्ट में हमने कौन सी चीज़ देखी थी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से जो रीअरेंजमेंट्स होते हैं उनमें है ना कौन सी वाली चीज़ होती है, स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट कंसर्टेड और आरडीएस होता है ना। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो हमने देखा था वो कौन सा वाला था कि रीअरेंजमेंट में जो ग्रुप माइग्रेट करता है बाई चांस यदि वो कायरल होगा तो वो किस तरीके से माइग्रेट करेगा, दैट इज विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट को हमको अप्लाई करना है फ्री रेडिकल्स पर, है ना। तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि जो कार्बोकैटायन होता है उस कार्बोकैटायन के लिए तो रीअरेंजमेंट क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। ठीक है, लेकिन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं इनके लिए रीअरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं होती। ठीक है ना। क्या बोला हमने, कार्बोकैटायन के लिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होंगे, लेकिन फ्री रेडिकल्स के लिए रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो होती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस नहीं होती। ठीक है, अब ऐसा क्यों है इसको हमको समझना है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम कौन सी चीज़ बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि जैसे कार्बोकैटायन की यदि हम बात करें, है ना, तो कार्बोकैटायन में क्या है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ना। जिन एटम्स पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से रीअरेंजमेंट होता है ना, उनमें है ना कौन कौन से एटम्स थे, वो कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनमें क्या है, कार्बन जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है ना। कौन सी चीज़ हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि जिन एटम्स पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से रीअरेंजमेंट्स होते हैं उनमें कार्बन पर क्या है, उनमें कार्बन क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इसका मतलब रीअरेंजमेंट है ना कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से रिलेटिवली सबसे ज़्यादा मुश्किल से होते हैं, है ना। नाइट्रोजन पर ज़्यादा आसानी से और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से सबसे ज़्यादा आसानी से रीअरेंजमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, कार्बन पर कौन सी चीज़ है, तो हमने बोला कि रीअरेंजमेंट होना रिलेटिवली मुश्किल है ना। और अब रीअरेंजमेंट को क्या भी करना है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी बनवानी है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कार्बन को यदि रीअरेंजमेंट को अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बनवानी है तो उसके लिए कार्बन को अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थोड़ी ज़्यादा जनरेट करनी पड़ेगी, है ना, ताकि वो एडजेसेंट एटम को कन्विंस कर सके कि उस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी इतनी ज़्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी उसके लिए भी टॉलरेट कर पाना मुश्किल पड़ रहा है। आ रहा है कि बेटा समझ में, है ना। तो क्या बोलेंगे हम कि कार्बन जो है वो क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इस वजह से उस पर रीअरेंजमेंट होना थोड़ा मुश्किल है ना। अब कौन सी चीज़ है कि रीअरेंजमेंट को है ना कार्बन के लिए भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बनवानी है तो उसके लिए फिर क्या होगा, तो हम बोलेंगे कार्बन को अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज़्यादा शो करनी पड़ेगी। ठीक है, जब वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज़्यादा शो कर पाएगा तब ही वो कौन सी वाली चीज़ कर पाएगा, तो हम बोलेंगे तब ही वो रीअरेंजमेंट को कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बनवा सकता है। आया कि बेटा समझ में, है ना। तो हम बोलेंगे कि कार्बोकैटायन में कार्बन पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि कार्बोकैटायन में कार्बन पर वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि फ्री रेडिकल में कार्बन पर है ना वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, दैट इज 7। आती बेटा बात समझ में, इसका मतलब कार्बोकैटायन वाला कार्बन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज़्यादा है, जबकि फ्री रेडिकल में कार्बन जिस पर ऑड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कम है। आता है क्या समझ में, है ना। तो हम कौन सी चीज़ बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये तो क्या कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना ये तो क्या कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे ये अपने ऊपर रीअरेंजमेंट मुश्किल से शो कर पाएंगे, है ना, क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी भी कम है। ठीक है, तो इनमें रीअरेंजमेंट रेयरली देखने को मिलेंगे, जबकि कार्बोकैटायन जो है इस कार्बोकैटायन में क्या है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हो जाएंगी। आगे बेटा बात समझ में, तो कार्बोकैटायन के लिए क्या बोले हमने, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, है ना, क्योंकि कार्बोकैटायन में कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज़्यादा है और फ्री रेडिकल्स में क्या रहेगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस नहीं होंगी क्योंकि यहाँ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कम है। आई बेटा बात समझ में, है ना। अब हम है ना कौन सी वाली चीज़ बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि अब है ना क्या हो जाएगा कि कार्बोकैटायन के लिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस का मतलब अपन देख चुके हैं
क्या होता है, तो हम बोलेंगे जब कभी भी किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा और यदि वो रीअरेंज होकर ज़्यादा स्टेबल में जा सकता होगा तो वो हमेशा जाएगा ही। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस का मतलब क्या, तो हम बोलेंगे जब कभी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, और बनकर यदि वो क्या हो रहा है 1-2 माइग्रेशन मतलब रीअरेंजमेंट से ज़्यादा स्टेबल हो सकता होगा तो हमेशा होगा। फ्री रेडिकल जो होगा वो ऐसा नहीं कर पाएगा, है ना। रीजन अपन ने देख ही लिया। ठीक है, फ्री रेडिकल्स में रीअरेंजमेंट्स फिर कब हो पाएंगे, तो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल्स में रीअरेंजमेंट फिर तब होते हैं जब क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे कोई कम स्टेबल रेडिकल, जैसे 1 डिग्री ये 2 डिग्री में जा रहा है, फिर इसके जाने के लिए यहाँ पर माइग्रेट कौन कर रहा है, तो हम बोलेंगे दैट इज हैलोजन एटम, है ना। तो हम बोलेंगे कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं इनमें रीअरेंजमेंट्स कम देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ तब देखने को मिलेंगे जब कोई कम स्टेबल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल में जा पा रहा हो बाय 1-2 माइग्रेशन ऑफ हैलोजन एटम और सम अदर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, है ना। इस कार्बन पर तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कम है, इसलिए पड़ोस से किसी एटम या ग्रुप को खींच नहीं पा रहा था, लेकिन पड़ोसी एटम या ग्रुप जो है उसके ऊपर यदि कोई ऐसा एटम या ग्रुप प्रेजेंट है जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो, है ना, जैसे कि ये, तो तब इस केस में कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे तब इस वाले केस में क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट होना ज्यादा आसान हो जाता है। आगे बेटा समझ में, है ना। तो हम बोलेंगे कि फ्री रेडिकल्स में रीअरेंजमेंट सिर्फ तब देखने को मिलेंगे जब कोई कम स्टेबल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल में जा पा रहा होगा, है ना, जब कोई कम स्टेबल फ्री रेडिकल है ना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल में जा सकता होगा बाय 1-2 माइग्रेशन ऑफ हैलोजन एटम और सम अदर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप। समझ आ गई बेटा बात ये, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल्स में रीअरेंजमेंट्स जो होंगे दीज आर व्हाट रेयर टू सी रिएक्शंस। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। चलो तो अब ये वाली चीज तो देख ली हमने कि कार्बोकेटाइन के लिए रीअरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, जबकि फ्री रेडिकल्स के लिए रीअरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं होते। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, तो हम बोलेंगे अब हमको देखना है फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो होती है ना, फेट ऑफ फ्री रेडिकल अब खत्म हो गया। अब हमको क्या देखना है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस के लिए हमने एक और कैरेक्टर लिखा था कि इनकी रिएक्शंस जो होती हैं, है ना, इनके नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होते हैं, दीज आर चेन मैकेनिज्म। ठीक है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस का चेन मैकेनिज्म अब हमको समझना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन एग्जांपल जो ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, दैट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन, है ना। फ्री रेडिकल रिएक्शंस के लिए, है ना, एग्जांपल जो अपन ले रहे हैं चेन मैकेनिज्म लिखने के लिए वो कौन सा, इट इज हैलोजिनेशन, है ना, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, है ना। तो हेडिंग अब आप क्या लिखोगे, है ना, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, ये हेडिंग लिखो, उसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे हम, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि अल्केन्स का जो अपने को हैलोजिनेशन करना है, तो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे अल्केन में से हम हाइड्रोजन हटाएंगे और उसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, दैट इज हैलोजन, है ना। इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन, दिस इज नोन एज व्हाट, दैट हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन, है ना। हैलोजिनेशन में हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है, तो हम बोलते हैं फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्या होता है, दैट इज आयोडीन, है ना। इट इज फ्लोरीन मोर देन ब्रोमीन, फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन, है ना। फ्लोरीन के साथ हम कौन सी चीज बोलते हैं कि रिएक्शन जो होती है वो डार्क कंडीशन में करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी रिएक्शन क्या होती है, इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, है ना। फ्लोरीनेशन रिएक्शन जो होती है क्या बोले हमने, डार्क कंडीशंस में करवाते हैं, और डार्क कंडीशंस में, है ना, करवाने के बाद भी रिएक्शन क्या होती है, तो हम बोलेंगे एक्सप्लोसिव होती है। ठीक है ना। तो एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे हम, फ्लोरीन का डाइल्यूशन करेंगे विथ नाइट्रोजन, है ना। फ्लोरीनेशन रिएक्शन जो होती है ना, ये क्या होती है, तो हमने बोला इट इज एक्सप्लोसिव डार्क कंडीशंस में होने के बाद भी, तो एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए फ्लोरीन का डाइल्यूशन किसके साथ करवाया जाता है, तो हम बोलेंगे दैट इज विथ नाइट्रोजन। आया बेटा समझ में, है ना। नाइट्रोजन के साथ डाइल्यूशन, है ना, करवाने से क्या फायदा होगा, तो हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन जो होती है वो क्या होती है, दैट इज क्वाइट इनर्ट। ठीक है,
तो फ्लोरीन के रेडिकल्स जो यहाँ पर बनेंगे वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन से टकराएंगे और अल्केन से टकराने की फ्रीक्वेंसी उनकी कम हो जाएगी, जिस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन में जो फ्लोरिनेशन के टाइम पर एक्सेस ऑफ एनर्जी लिबरेट हो रही थी, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो रहा था, तो क्या हो जाएगा, वो वाली चीज नहीं हो सकेगी। आगे बेटा बात समझ में, तो हम बोलते हैं नाइट्रोजन जो है ये क्या करेगा, फ्लोरीन रेडिकल से टकरा के अल्केन का फ्लोरिनेशन उसका रेट कम करवा देता है, जिससे अब एनर्जी कम निकलती और एक्सप्लोजन प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन के एक्सप्लोसिव होने की वजह क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे फ्लोरीन रेडिकल का हाइड्रोजन के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है ना इसमें, कि वो इसमें अल्केन में से क्या निकालेगा, H निकालेगा, तो H और F कॉम्बिनेशन जो होता है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिएक्शन कंटेनर में एनर्जी काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है और कंटेनर एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, नाइट्रोजन डालने से क्या हो जाएगा, इट इज H और F कॉम्बिनेशन जो होगा अब वो कम हो रहा है, तो एट ए टाइम एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कंटेनर में कि कंटेनर एक्सप्लोड ही हो जाए। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे रिएक्शन को डार्क कंडीशंस में करवाने के बाद भी फ्लोरिनेशन काफी ज्यादा रैपिड होता है, तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने भी मीथेन लिया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH4, मतलब मीथेन के सारे हाइड्रोजन जो होंगे वो फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, पर फ्लोरो कंपाउंड्स कहा जाता है ना। ये वाले जो कंपाउंड्स रहेंगे इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर पर फ्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, पर फ्लोरो का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सारे हाइड्रोजन जो होते हैं वो फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं, है ना, तो दिस इज पर फ्लोरोमीथेन, इट इज पर फ्लोरो डेरिवेटिव। तो हम बोलेंगे फ्लोरिनेशन रिएक्शन में क्या मिलता है हमको, पर फ्लोरो डेरिवेटिव मिलते हैं। क्लियर हो गई बेटा बात अच्छे से, ये है ना। अब इसके बाद फिर ना कौन सी चीज अपन देखेंगे कि अब क्लोरिनेशन देखें, तो हम बोलेंगे क्लोरिनेशन जो करवाया जाता है ये किस में करवाते हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट में, है ना। क्लोरिनेशन जो होगा ये डिफ्यूज्ड सनलाइट में करवाया जाएगा, है ना। क्या होता है इसमें, तो हम बोलते हैं इट इज मीथेन प्लस क्लोरीन, इसमें हमने क्या किया, लाइट स्ट्राइक करके विड्रॉ करवा ली, लाइट का कंटिन्यूस सप्लाई यहाँ नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्या क्या हमने, इट इज मीथेन इस पर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या बन गया, H हटा उसकी जगह पर Cl, और Cl2 में से एक Cl यहाँ, है ना, कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे साथ में HCl बन जाता है। CH3Cl पर फिर से यदि रिएक्शन होगी, है ना, Cl2 की, तो इससे CH2Cl2 बनता है, इस पर क्लोरीन के रिएक्शन से CHCl3, इस पर फिर से क्लोरीन के रिएक्शन से CCl4, है ना। तो यदि एक क्लोरीन जोड़ता है तो उसको मोनोक्लोरिनेशन बोलते हैं, दो या दो से ज्यादा क्लोरीन जब लग जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट पॉलीक्लोरिनेशन, है ना। तो अभी अपन जो मैकेनिज्म लिख रहे हैं इनिशियली, दैट वी शैल राइट फॉर व्हाट, दैट मोनोक्लोरिनेशन, है ना। हम इनिशियली जो मैकेनिज्म लिखेंगे वो किसके लिए लिख रहे हैं, दैट इज फॉर मोनोक्लोरिनेशन। ठीक है, ये किसके लिए हम लिख रहे हैं, दैट इज फॉर मोनोक्लोरिनेशन, है ना। अब कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन का जब इनिशिएशन करवाएंगे हम, ठीक है, तो कौन सी चीज है, चेन मैकेनिज्म लिखते समय सबसे पहली वाली स्टेप जो होती है वो कौन सी होती है, दैट इज चेन इनिशिएशन, है ना। रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, इट इज चेन इनिशिएशन हो जाता है ना। चेन इनिशिएशन में कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे क्लोरीन का मॉलिक्यूल, है ना, क्या पढ़ा था हमने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनमें होमोलाइटिक फिशन नहीं होता लाइट की प्रेजेंस में, है ना, लेकिन क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो होगा इस पर यदि अपन, मतलब इसको जब लाइट मिलती है तो इसका होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होकर क्या बन जाते हैं, क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन जाते हैं। समझ आती बेटा बात ये, तो चेन इनिशिएशन में कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इनटू क्लोरीन के फ्री रेडिकल, है ना, ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। आया बेटा समझ में, है ना, क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू क्लोरीन फ्री रेडिकल। आइए बेटा बात समझ में अच्छे से, है ना। अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो होता है
चेन प्रोपोगेशन के टाइम पर ये किस पर अटैक करेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज मीथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है ना। चेन प्रोपोगेशन मतलब रिएक्शन को आगे बढ़वाना, है ना। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन पर अटैक करके ना कौन सी वाली चीज करेगा, तो हम बोलेंगे ना, हमने क्या पढ़ा था इसे कि जब भी किसी रेडिकल के सामने दो ऑप्शन होते हैं कि हाइड्रोजन है कोई और, तो ये किस पर जोड़ना प्रेफर करता है, तो हम बोलेंगे दैट इज हाइड्रोजन। तो क्लोरीन का रेडिकल हाइड्रोजन पर ना अटैक करके क्या बनवा देगा, दैट इज HCl, और यहाँ क्या बन जाएगा, दैट इज CH3 रेडिकल बन जाता है ना। इधर क्या बन जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज CH3 रेडिकल बन जाएगा। आया कि बेटा समझ में, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज मीथेन पर किसकी रिएक्शन हुई, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन में से हाइड्रोजन निकाला, क्या बना CH3 रेडिकल एंड HCl, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी रेडिकल का एनकाउंटर किसी सिग्मा बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल से होता है तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल और एक नया रेडिकल बनता है, ठीक है। अभी जो CH3 का रेडिकल है किस पर अटैक करेगा, तो हम बोलेंगे Cl2 पर अटैक करेगा, तो यहाँ से एक Cl को निकाल कर क्या बना देगा, ये CH3Cl साथ में Cl का रेडिकल, है ना। ये Cl रेडिकल फिर से मीथेन पर जाएगा, फिर CH3 रेडिकल फिर से Cl2 पर। इस तरीके से दोनों स्टेप्स जो होती हैं ये रिपीट होती जाती हैं और हमको रिएक्शन के प्रोडक्ट मिलते जाते हैं। आए बेटा समझ में। चेन प्रोपोगेशन स्टेप जो होती है इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे चेन प्रोपोगेशन को पहचानने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, तो हमने बोला यहाँ पे दो मॉलिक्यूल थे ना रिएक्टेंट, एक CH4 था और एक Cl2, ठीक है। तो एक चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, तो हम बोलेंगे CH4 होगा, है ना, मतलब एक पूरा मॉलिक्यूल और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का रेडिकल, है ना। तो जैसे CH4 पूरा मॉलिक्यूल है और Cl2 का रेडिकल आ गया Cl, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, जिसका पूरा मॉलिक्यूल था उसका रेडिकल आ जाता है और जिसका रेडिकल था उसका क्या आ जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल, है ना। तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप जो होती है उसको हम कैसे पहचानते हैं, तो हम बोलेंगे चेन प्रोपोगेशन में क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे उनमें से एक पूरा मॉलिक्यूल होता है और दूसरे का रेडिकल, ठीक है। अब जिस पहली स्टेप में जिसका पूरा मॉलिक्यूल था दूसरी स्टेप में उसका रेडिकल आ जाता है, तो पहली स्टेप में जिसका रेडिकल था उसका पूरा मॉलिक्यूल आ जाता है। आगे बेटा समझ में अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, दैट इज चेन टर्मिनेशन। अब जब रिएक्शन रुकनी है तो कभी रुकेगी, तो हम बोलेंगे जैसे रेडिकल्स बनते हैं तो वो तो अनस्टेबल होते हैं तो रिएक्शन को आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। रिएक्शन यदि रुकेगी तो कब रुकेगी, जब रेडिकल ना बने। वो रेडिकल कब नहीं बनता, तो हम बोलेंगे जब दो रेडिकल्स आपस में जुड़ते हैं, है ना। तो चेन टर्मिनेशन के टाइम पर कोई भी दो रेडिकल आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, दैट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या बोले हमने, समूलेटेड चेन टर्मिनेशन में कोई भी दो रेडिकल्स आपस में जोड़कर क्या बना लेंगे, दैट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। ये CH3 जोड़कर क्या बन गया, इथेन बन गया, या CH3 और Cl इनसे जोड़कर क्या बन जाता है, CH3Cl। इवन क्लोरीन रेडिकल भी आपस में जुड़ सकते हैं। आगे बेटा बात समझ में, है ना। तो चेन टर्मिनेशन में कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे कोई भी दो रेडिकल इनका आपस में जोड़कर किस में कन्वर्ट होना, दैट इज इनटू अ स्टेबल मॉलिक्यूल कन्वर्ट होना, क्या होता है, दैट इज चेन टर्मिनेशन होता है। आता है क्या बेटा समझ में, नहीं ये क्या हो जाएगा, दैट इज चेन टर्मिनेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब हमने कौन सी चीज बोली है इसमें, चेन टर्मिनेशन में हमको रिएक्शन के जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अलावा भी एक आध प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है ना। जैसे कि ये इथेन है, दिस इज नॉट अमंग द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। आगे बेटा बात समझ में, है ना। तो ये क्या होता है, दिस इज हाउ वी राइट व्हाट दैट चेन मैकेनिज्म फॉर रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और जो क्वेश्चन बनता है ना, वो किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे कि क्या हमने CH4 प्लस Cl2 किया तो क्या बना, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। एक क्लोरीन का जोड़ना है मोनोक्लोरिनेशन और दो या दो से ज्यादा का जोड़ना है पॉलीक्लोरिनेशन, जो बताया था मैंने आपको, है ना। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि हमको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना, मोनोक्लोरिनेशन एंड पॉलीक्लोरिनेशन वाले। यदि रिएक्शन में हमको मोनोक्लोरिनेशन वाला प्रोडक्ट मेजर चाहिए तो फिर कैसे मिलेगा वो, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो हम बोलेंगे अल्केन को यदि हम एक्सेस में ले लें,
ठीक है। तो रिएक्शन में मेनली अपने को क्या मिल जाएगा, दैट इज मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट मिल जाता है। आता है बेटा समझ में, है ना। यदि हम कौन सी चीज बोलते हैं तो हम बोलेंगे अल्केन यदि हमने एक्सेस में ले लिया, ठीक है, तो अल्केन यदि एक्सेस में होता है तो रिएक्शन जो होती है वो मेनली कहाँ रुक जाती है, मोनोक्लोरिनेशन पर रुक जाती है ना। वजह इसकी क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि जैसे ये हमने एक्सेस में लिया है तो बहुत ज्यादा है, दूसरा रिएक्टेंट ये था, अब जो प्रोडक्ट है CH3Cl, क्या बोलेंगे अपन, पॉलीक्लोरिनेशन के लिए जो रिएक्टेंट है वो क्या है, CH3Cl है, इसके ऊपर Cl लगकर ये होता है, फिर इस पर Cl लगकर ये होता है ना। तो हम बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो तो क्या होता है, शुरुआत में तो बहुत ही कम कम बनता है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि हमने अल्केन को एक्सेस में ले लिया तो क्या हो जाएगा कि जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल था, है ना, उसको अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा क्या नजर आएगा, मीथेन, क्योंकि एक्सेस में है ना, और ये वैसे ही कम था, मीथेन के एक्सेस में होने की वजह से इसका क्लोरीन रेडिकल के लिए एक्सपोजर और कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल इस पर टकराने के बजाय मैक्सिमम किससे टकराया करेगा, दैट इज विथ मीथेन का मॉलिक्यूल, ठीक है। और ऐसा यदि होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमको कौन से मिलेगा, दैट इज मोनोक्लोरिनेशन वाला। आया कि बेटा समझ में अच्छे से ये, है ना। तो हम कौन सी वाली चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि यदि हमको ना क्या करना है, क्लोरिनेशन को मोनोक्लोरिनेशन पर मेजरली रुकवाना है तो वो करवाने के लिए अल्केन को एक्सेस में लेना पड़ता है। क्लियर बेटा यहाँ तक, है ना। अब हैलोजिनेशन के अगले वाले जो एस्पेक्ट्स हैं वो अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।